बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम साल करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि आपकी फेल एक्सरसाइज है 9 क्लास मैथ्स की और 6 नंबर पेज पर मौजूद है। एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है और 2-3 क्वेश्चन के अलावा बाकी इसमें सॉल्यूशन नहीं है, तो ये एक्सरसाइज बहुत शॉर्ट है और आसान है। 20 से 25 मिनट में आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलते फेल नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following are square and which are rectangular matrices। तो इसमें सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन की। इसमें यह बात है कि कौन सा वाला, आपसे बस सिंपल पूछा है कि कौन सा वाला मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर है और कौन सा वाला मैट्रिक्स है स्क्वायर है। बस आप जस्ट इसको लिखना है। यानी फर्ज करिए ये एग्जाम्पल पार्ट नंबर 1 है, तो ए मैट्रिक्स है 2 3 0 5। तो आप लोगों ने इस चीज़ को पहचानना है कि ये कौन सा रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, और वो बाकायदा इसको आंसर में लिखना है। बस ये इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आप लोगों को रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स समझना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये चीज़ अगर आप लोग अपने जहन में बैठा दें और इस चीज़ को समझे तो फिर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स a matrix in which no of rows and columns are equal is called square matrix। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ जो रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, जितने रो है उतनी नंबर की कॉलम भी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आसान है। अ मैट्रिक्स इन विच नो ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल इन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा और जो रेक्टेंगुलर होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन जो है फेल वाला क्वेश्चन को देख के ए मैट्रिक्स है 2 3 0 5। तो ये खुद देखें आप लोग, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये क्या बना, ये हमारे साथ आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है b = 6 3 -1 1 5 2। तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसके बाद तीसरा नंबर है 1 0 0 और 0 2 0 0 0 1। तो ये आप लोग देखिए, इसको 3 रोज है और 3 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम की, तो इसलिए ये मैट्रिक्स भी क्या हुआ, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर है, जो याद रखिए अगर एक एलिमेंट हो किसी भी मैट्रिक्स में, यानी 1 एंट्री हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्योंकि ये 1 by 1 है, तो जब ये 1 by 1 है तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, एक नंबर ऑफ रो है और एक कॉलम है। ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर है = 3 2। तो इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की बराबर नहीं है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स भी जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद ई नंबर है, ई नंबर में -1 और 7। इसमें रो की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 1 है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो है ई वाला, ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। यहाँ तक हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में यह कहते हैं कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी मतलब यह है कि मैट्रिक्स दी गई है और इन मैट्रिक्स का क्या करें आप लोग, इन मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोग लिखे। तो ये ऑर्डर कैसे कहते हैं, आप लोग इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने तफसील के साथ बताया है कि ऑर्डर क्या होती है। ऑर्डर मतलब बेसिकली नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम को हम ऑर्डर कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने कॉलम्स है, इस चीज़ को हम ऑर्डर कहते हैं। तो देखिए ये जस्ट आप लोगों को नंबर ऑफ रो को काउंट करना है, फिर नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करना है और उसको ऑर्डर में लिखना है। तो इसको अगर हम देख के जाए पार्ट 1 को, a = 1 2 -1 3 4 2। तो ये जो है इसमें 2 रो है, तो हम रो की तादाद पहले लिखते हैं 2 लिखते हैं और फिर बाई लिखते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और फिर कॉलम की तादाद लिखते हैं। तो कॉलम 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है, तो ये 2 by 2 इसका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है, ऑर्डर ऑफ ए वो क्या है, 2 by 3। इस तरह इसका ऑर्डर जो है 1 रो है 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1 by 1 हो गया। इसका ऑर्डर जो है ये उसी तरह 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो ये 2 by 3 हो गया। और इसी तरह इसका ऑर्डर जो है ये 3 रो है, तो ये 3 और 2 कॉलम है, तो 3 by 2 हो गया। और इस तरह इसका ऑर्डर जो है ई नंबर का ई मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ये 1 रो है तो 1 by
2 कॉलम है 1/2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ ए एज अ गिवन मैट्रिक्स, ए वाला मैट्रिक्स दिया गया है, 3/3 मैट्रिक्स है, बल्कि 4/3 मैट्रिक्स है। गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो पोजीशन वाला एलिमेंट जो है वो बताइए आप लोग। A11 A12 का मतलब ये है कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, तो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पर जो हमारे साथ एलिमेंट मौजूद है वो 2 है, ठीक है। इसके बाद A23 यानी पोजीशन A23 2 नंबर रो में और 3 नंबर कॉलम में जो एलिमेंट मौजूद है वो बताइए, तो वो मेरे साथ 0 है। इसके बाद A32 है, A32 का मतलब ये है कि 3 नंबर रो में 2 नंबर कॉलम के ऊपर जो एलिमेंट मौजूद है वो बताइए, तो वो 1 है, यहाँ पर मेरे साथ 1 आएगा। और A43 का मतलब ये है कि 4 नंबर रो में 3 नंबर कॉलम के ऊपर जो एलिमेंट मौजूद है वो बताइए, तो 6 है, यहाँ पर 6 आएगा। और ये 13 का मतलब ये है कि 1 नंबर रो में 3 नंबर कॉलम के ऊपर जो एलिमेंट मौजूद है वो बताइए, तो -4 है, तो यहाँ पर -4 आएगा। यह तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। 4 मैट्रिक्स दी गई है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 2 5 है, 1 3 है, और इसमें 2 5 है, 4 3 है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं हुए, क्योंकि अब एक बात याद रखिए आप लोगों को, इक्वल मैट्रिक्स का डिफिनीशन जो है वो ध्यान में बिठाना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स आखिर कैसे कहते हैं, कौन से मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो उसके लिए 2 बातें हैं, मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए और मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग पोजीशन में जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, तो दूसरी मैट्रिक्स जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं कि इक्वल है या नहीं है, तो वहाँ पर इस पोजीशन में भी 2 एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बात है, अगर हम ए और सी को देखें तो यहाँ पर 1 + 1 है, वहाँ 2 है, तो एक ही बात है। यहाँ 3 + 2 है, वहाँ 5 है, तो ये भी बराबर हो गई। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम ए के कंपेरिजन करते हैं मैट्रिक्स डी के साथ। तो यहाँ पर पहला वाला पोजीशन पर 2 है, A11 पर 2 है, यहाँ पर भी A11 पर 2 है, यहाँ पर 4 + 1 है, वहाँ पर 5 है, तो ये बराबर हो गई। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स जो बराबर हो गए वो A = B, यानी A और D, सॉरी A D जो है मैट्रिक्स दोनों बराबर है। इसके बाद तो B और C को देखा जाए अगर, तो 2 यहाँ पर 1 + 1 है, वही बात है, 2 बनते हैं। यहाँ पर 5 है, 3 + 2 है, वही बात है। 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 + 2 + 1 है, तो इसे भी 3 बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैट्रिक्स B जो है ये मैट्रिक्स C के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स A और D बराबर है और B और C बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि लेट A = ये वाला मैट्रिक्स दी गई है और B ये वाला मैट्रिक्स है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ U V एंड W आर A एंड B आर इक्वल। मतलब ये है कि इस वेरिएबल की जगह हम कौन से वैल्यू पुट करें जो U है और W है, कि A और B मैट्रिक्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में हम चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जब इक्वल की बात हो तो हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हम लिखते हैं कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 बराबर है V की, और यहाँ पर -3 की ज़रूरत तो नहीं है, वहाँ पर -3 है। U बराबर है 5 की और 0 बराबर है W की। तो इससे क्या हासिल हुआ, इससे हासिल ये हुआ कि 10 V जो है 2 की बराबर है, U जो है 5 की बराबर है और W जो है वो 0 के बराबर है। ये वैल्यू अगर हम पुट करें इसमें तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल बन जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख के f x + 3 z + 4 2y - 7 - x a - 1 0 b - 3 - 21 0, और ये बराबर है दूसरे मैट्रिक्स की। दूसरा मैट्रिक्स है 0 6 3y - 2 - x - 3 2c + 2 2b + 4 - 21 0। तो आप क्या करें, इसमें वेरिएबल जो है a b c x y एंड z, इसकी वैल्यू आप मालूम करें। तो हम इसकी मालूम करने की जो है इक्वल मैट्रिक्स की आइडिया यूज़ करते हैं इसको मालूम करने के लिए, क्योंकि इसके बीच में इक्वल साइन है। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में कि कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट।
ठीक है, हम जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको कंपेयर करते हैं, उससे हम इस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वहाँ से क्या उससे क्या होगा, इससे इक्वेशन बनेंगे और उस इक्वेशन की मदद से हम अपनी वैल्यू जो है रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए x+3 जो है बराबर है 0 की, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। z+4 जो है वहाँ पर बराबर है दूसरे मैट्रिक्स में 6 की, ये इक्वेशन 2 हो गया। और इस तरह 2y-7 ये दूसरी मैट्रिक्स में बराबर है 3y-2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये -x है, वहाँ भी -x है, दोनों कांस्टेंट है, कोई ज़रूरत नहीं मालूम करने की। यहाँ पर a-1 है और वहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स में है -3, तो ये भी हम लिखते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। इसके बाद यह b-3 है और उस मैट्रिक्स में है 2b+4, 2b+4, तो ये भी इक्वेशन बन गया। और यह -21 है, वह -21 है, यहाँ 0 है, वहाँ 0 है, तो इसकी मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ रह गया कि वहाँ पर 2c+2 है और यहाँ पर 0 है, तो ये भी इक्वेशन बन जाता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की। 2c+2 है वहाँ पर और यहाँ पर है 0, तो ये भी इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं और इससे फाइंड करते हैं x की वैल्यू और फिर नंबर पर दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल करें, यानी x यहाँ पर है तो दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा x-3 की, यह डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये z है और ये +4 है, +4 हम दोनों साइड माइनस करते हैं, तो z+4 -4 इज इक्वल टू 6 -4, ये +4 कैंसिल हो जाएगा और इससे आ जाएगा z इज इक्वल टू 6 -4, तो ये 2 आ जाएगा, तो z की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर आ गई। अब ये इक्वेशन जो है थोड़ा सा सिंपल करें, तो ये 2y-7 और 3y-2 वेरिएबल एक जगह ले जाते हैं, वेरिएबल एक साइड को कन्वर्ट करते हैं और कांस्टेंट को एक साइड को कन्वर्ट करते हैं, यानी 2y, तो ये 3y है, ये दूसरी इस तरफ आ जाएगी -3y में, और इस तरह ये -2 अपनी जगह और ये -7 है, यहाँ पर आ जाएगी +7 में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद हल करें और 2y-3y ये -y आ गई, ठीक है, और ये 2 + 5 तो ये +7, तो ये +5 आ गई, ठीक है। अब -1 में दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो ये y इज इक्वल टू -5 में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगी और यहाँ 5 के साथ माइनस लग जाएगी, तो वो 5 की जो वैल्यू है वो -5 के बराबर है। इसकी बाद इक्वेशन नंबर 4 है, तो ये a-3 है, a-1 है, -1 को इस साथ कन्वर्ट करें तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। a इज इक्वल टू -3 प्लस यहाँ माइनस का यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -2, तो ये a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब b की वैल्यू जब हम फाइंड करते हो ये भी थोड़ा सा लेंथी इक्वेशन बन जाता है, क्योंकि दोनों साइड वेरिएबल है, दोनों साइड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम एक साइड कन्वर्ट करते हैं और वेरिएबल को दूसरे साइड कन्वर्ट करते हैं। b माइनस ये 2b है +2b है, तो यह आ जाएगी -2b हो जाएगी, और इस तरह +4 -3 है, ये +3 हो जाएगी, तो ये अगर हम मज़ीद हल करें ये -b हो जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस और ये इससे बन जाएगी 7, ठीक है। तो ये भी माइनस उस साइड कन्वर्ट करें तो b इज इक्वल टू -7 इसकी आंसर आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब 2c+2 जो है ये भी सिंपल है, इसको ज़रा सिंपल करें, 2 को इस साइड कन्वर्ट करें तो 2c इज इक्वल टू -2 बन जाएगी, और दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करें, ये भी 2 पर डिवाइड करें तो ये हद कैंसिल हो जाएगी और ये -1 आ जाएगी, तो c की जो वैल्यू है वो -1 बन जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हो, थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इससे ज़रा मुख्तलिफ है, उसको देख कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन पर a b c and d। a b c and d इसमें बतौर वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फाइंड करें, और वो इस सूरत में दी गई है कि 2 इक्वल मैट्रिक्स है, क्या है, 2 इक्वल मैट्रिक्स है, a + b b+2 से, और इस तरह ये सारे कांस्टेंट है इस मैट्रिक्स की बराबर है, बीच में इक्वल साइन है, ठीक है। तो इसके बिटवीन में इक्वल साइन है, हम क्या कर सकते हैं, पहले वाला क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 7 की
7 वाली प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 6 वाली प्रोसेस हम यहाँ करते हैं कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। किस वजह से? इस इक्वल साइन की वजह से। तो ये 4 इक्वेशन बन जाते हैं हमारे साथ, क्योंकि 4/2 मैट्रिक्स है। a प्लस बी इज इक्वल टू -1, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 और 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। तो ये 4 इक्वेशन बन गए। अब हम इस 4 इक्वेशन को हल करते हुए सॉल्व करते हुए इस a b c एंड d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग को लीनियर इक्वेशन बन गए, और लीनियर इक्वेशन के आप लोग 4-5 तरीके पढ़ चुके हैं 8th क्लास में कि हम इसकी किस तरह वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ बदल है, क्योंकि इसमें 2 ऐसे इक्वेशन नहीं है जिसकी दोनों वेरिएबल सेम हो। जब ऐसे इक्वेशन हमें मिल जाते हैं जब दोनों इक्वेशन की वेरिएबल सेम हो, यानी सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन हो, दोनों x y में हो, या दोनों a b c में हो, या दोनों a c और d में हो, तो हम फिर वहाँ से इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा बदल है। इस इक्वेशन में a b है तो इसमें b c है, इसमें c d है तो इसमें a d है। 4 इक्वेशन जो है एक दूसरे से बदल है। हम क्या करते हैं, हम दो इक्वेशन को हल करते हैं और फिर इससे जो नए बनने वाली इक्वेशन है उसको आपस में हल करते हैं, तो इक्वेशन हमारे साथ दो वेरिएबल में बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 से 2 हम माइनस करते हैं। हम सॉल्यूशन में सबसे पहले जाते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से हम इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 1 को हमें पहले लिखना होगा b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, और इससे हम माइनस करते हैं इक्वेशन 1। तो a का कोई भी वेरिएबल यहाँ पर नहीं है तो a हम सेट पे लिखते हैं, यहाँ पर प्लस b लिखते हैं, c की कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर इसमें c को ऐसे छोड़ते हैं, और इस साइड पे लिखते हैं -1। तो जब माइनस आता है हम साइन को चेंज करते हैं, ये माइनस a हो जाएगा, ये माइनस b और ये +1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर -a आ जाएगा और b के साथ कैंसिल हो जाएगी, प्लस b माइनस b है, और यहाँ पर प्लस 2c अपनी जगह आ जाएगी, और इस साइड पे 5 आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन जो आ गया -a प्लस 2c, इसको इक्वेशन का नाम दे दे 5। 4 इक्वेशन हमारे साथ ऑलरेडी बन चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि a और c दोनों का वेरिएबल वाला इक्वेशन मिल गया हमें दूसरा इक्वेशन ऐसे चाहिए जिसमें a और c दोनों मौजूद हो। ठीक है, तो इक्वेशन 3 और 4 को हम कल हल करते हैं, उसको हम ऐड करते हैं, उससे हमारे साथ जो इक्वेशन बनेगा वो a और c में आएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर लिख के नेक्स्ट ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करना है, तो इसमें जो भी आप पहला लेके जो बाद में लेके कोई इसमें चेंज नहीं आएगी, क्योंकि एडिशन जो है कम्यूटेट है, और सब्ट्रैक्शन में आप लोग जिससे सब्ट्रैक्ट किया गया हो वो पहला लेके और दूसरा वाला बाद में लेके। ठीक है, तो एडिशन में कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो पहले लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। 2c प्लस d इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर 2 a की दूसरा वेरिएबल नहीं तो हम साइड पे लिखते हैं, और d की वेरिएबल है तो d के नीचे लिखते हैं, और यहाँ पर 0 आ गया। ये 2a प्लस 2c एडिशन है तो साइन चेंज नहीं होगी, और ये प्लस माइनस d कैंसिल हो गई, और ये आ गया 8। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम सिंपल करते हैं, 2 इससे कॉमन लेते हैं तो a प्लस c आ जाएगी, और इस साइड 8, दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये 2 कैंसिल, a प्लस c इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, a 4 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब यहाँ आप लोग देखिए a c इसमें b है और a c इसमें b है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं और इससे a और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से, और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए b और d की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं ऐड इक्वेशन 4 एंड 5 एंड 6। ऐड, नाउ ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। इक्वेशन 4 और 5 को हम जमा करते हैं, तो जमा करने से क्या बनेगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 4 और माइनस a प्लस 2c इज इक्वल टू 5। माइनस प्लस कैंसिल, 1 और 2 3c हो गया, और ये 9c। ठीक है, दोनों साइड को 9 पर डिवाइड करें तो ये 3 पर डिवाइड करें तो ये 3 3 कैंसिल,
और ये 3 हो गया। तो सी की जो वैल्यू हमारे साथ आ गई, सी की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, सी की वैल्यू 3 आ गई। अब इस 3 को हम इस्तेमाल करते हुए आगे जाके बाकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पुट ये सी की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, b+2 एंड सी की जगह 3 हम पुट करते हैं और दूसरी साइड इसकी है 4, तो ये आ जाएगी b+6 इज इक्वल टू 4। तो ये 6 को हम दूसरी साइड ले कन्वर्ट करते हैं, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 6 और b इज इक्वल टू -2। तो b की जो वैल्यू है वो हमारे साथ आ गई -2। अब b और c की वैल्यू हम इस्तेमाल करके b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर a अपनी जगह b की जगह -2 पुट करते हैं और दूसरी साइड -1 है, तो ये -2 को हम उस साइड कन्वर्ट करते हैं, तो a आ जाएगी a इज इक्वल टू -1 + 2 और a की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पर बन जाएगी +1, ठीक है। तो ये a की वैल्यू आ गई। अब इसमें d की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो d के लिए हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में c की वैल्यू पुट करते हैं, जो भी आप लोग को आसान लगे वो करें। फ्रॉम इक्वेशन 4 से फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करते हैं, तो a1 माइनस डी इज इक्वल टू 0, 2 माइनस डी इज इक्वल टू 0, माइनस डी इज इक्वल टू -2 और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई, a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1, b की वैल्यू यहाँ पर आ गई -2 और c की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3 और d की वैल्यू भी 2 आ गई। ये हमारे साथ रिक्वायर्ड रिजल्ट है या रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो इस तरह यहाँ पर एक एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसकी क्वेश्चन, उससे पहले डेफिनेशन और एग्जांपल को इंशाल्लाह लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे।